हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के 3 पार्ट आ चुके हैं। अब आपका 4th पार्ट होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एंड होप कि आपने पिछले जो आपके 2 लेक्चर थे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस वो अच्छे से कर लिए होंगे, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में तो थ्योरी बेस मतलब ऐसे दे रखा है, बट अगर आप नोट्स बनाते हो तो पॉइंट्स फॉर्म में बनाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज यू नो कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी, और किन में, फीमेल प्राइमेट्स में, जिसका एग्जांपल होगा मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। उसके बाद जो ये साइकिल होती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कब बिगिन होती है, प्यूबर्टी पे, और उसको क्या बोलते हैं, मेनार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे, जहाँ पे वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो एंड होती है। तो जहाँ पे स्टार्ट होती है उसको मेनार्ज बोल रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन फीमेल में, जो ह्यूमन फीमेल्स की बात हो रही है, वहाँ पे जो इंटरवल होता है वो 28 to 29 डेज़ का होता है। मतलब फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में कितना फ़र्क होता है, 28 to 29 डेज़ का फ़र्क होता है। उसके बाद साइकिल कब स्टार्ट होती है, जब आपकी जो इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ओनली जो 2 to 5 डेज़ की साइकिल है उसको नहीं बोलेंगे, बट कंप्लीट जो आपकी साइकिल चल रही है एक साइकिल से लेके, मतलब एक फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट वन, उसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलोगे। मतलब उसमें अलग अलग फेज चल रहे होंगे, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है एन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको हम ओवुलेशन बोलेंगे, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस ग्राफ पे भी आएंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट कर लें कि तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ना आपका क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन इन द फिगर, अभी हम देखेंगे उसको। इसके बाद सबसे पहले आपका स्टार्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होगा, जो कितने दिन के लिए होता है आपका, 3 to 5 डेज। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो हमने यूट्रस की 3 लाइनिंग पढ़ी थी, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग का काम क्या होता है आपका, वो ब्रेक डाउन करती है कब, जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। उसके बाद ये लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब आपका क्या होता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपका मेंस्ट्रुअल जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट अगर आपका प्रेगनेंसी वाला केस है तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उसके बाद हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। मतलब कितने सारी अभी बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे क्या होता है, आप स्ट्रेस में हो, या पीसीओडी अगर आपने सुना होगा, तो ऐसी बीमारियां होती है जहाँ पे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस इन द सेंस कोई डिले हो जाती है, किसी की पहले आ जाते हैं, तो ऐसे वाले मतलब बता रखे कि स्ट्रेस वगैरह की वजह से आपका जो चेंजेस हो सकते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद ग्रेफिन, आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज है, उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज है आपका, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल्स पढ़े होंगे हमने, जब हमने oogenesis पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ना कि आपका टर्शरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, तो वो फॉलिकुलर फेज उसी की मतलब इंडिकेट कर रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो आप समझ आ गया होगा कि फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो आपका प्राइमरी फॉलिकल था उस किस में मैच्योर, मतलब किस में फॉर्म हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल में। उसके बाद एंड साइमल्टेनियसली इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। तो आपका जो यूट्रस लाइनिंग इंडोमेट्रियम थी, अगर आपका ओवुलेशन हो जाता है तब तो मेंटेन रहेंगी, बट ओवुलेशन नहीं होता है तो वो क्या, मतलब जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो आपकी जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो दोबारा से टूट जाएगी। फिर दोबारा से बनने कब बनती है वो, जब आपका फॉलिकुलर फेज हो रहा था तब आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रीजनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये किसकी वजह से होती है, यूट्रस की LH और FSH की वजह से जो आपकी इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो दोबारा से बन जाती है। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद 2 फेज पढ़ लिए हमने अभी तक, कौन कौन से, एक तो आपका मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद हमने फॉलिकुलर फेज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिर आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो गया। अब आता है ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज आप बोल सकते हो। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, मिडल ऑफ साइकिल मतलब 14th डे पे क्या हो जाता है आपका, LH और FSH में एक पीक लेवल आ जाता है, जिसे LH सर्च भी बोल सकते हो आप। उसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम या ओवुलेशन। तो आपका 3rd फेज आएगा ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज। तो उसमें क्या हो रहा है, आपका मिड ऑफ या 14th डे ऑफ साइकिल आपका क्या होगा, LH लीड करेगा या LH सर्च होगा, जिससे क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और आपका ओवम रिलीज हो जाएगा।
उसके बाद ओवुलेशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपका ल्यूटियल फेज आएगा। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, अगर आपका क्या बोलते हैं ओवुलेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या कंडीशन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या कंडीशन है, वो हम ल्यूटियल फेज में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले है द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रीन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का भी एक काम होगा, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। क्या रिलीज करता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, जो किसके लिए जरूरी है, आपकी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ना उसको मौजूद रखने के लिए इंडोमेट्रियम क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद सच एज इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम आपका बना तो वो क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन आपका इंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ओवुलेशन हुआ, ओवम आपका अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, ल्यूटियल फेज आएगा, ल्यूटियल फेज से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम आपका रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन, जो किस में हेल्प करेगा, इंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद आते हैं इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ओवम के पास स्पर्म नहीं आया, तो आपका क्या हो जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डीजेनरेट हो जाएगा और जो उसका इंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपका मेंस्ट्रुअल फेज वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेनोपॉज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की बात हुई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 15 ईयर ऑफ एज, मतलब कहीं कहीं पे 15 ईयर हो सकता है, कहीं कहीं पे 45 ईयर्स हो सकता है, मतलब वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो वो उसको क्या नाम दे रहे हो आप, मेनोपॉज। जहाँ पे स्टार्ट होता था मेनार्च और यहाँ पे मेनोपॉज। अब ये लिखा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। तो अब हम उस अगर डायग्राम पे वापस जाएं तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस चीज़ की बात हुई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या, मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद फॉलिकुलर, तो फर्स्ट आ गया मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा ल्यूटल और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन। तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे ओवुलेशन दिखा रखा है आपको। तो हमने जब पढ़ रखा था ना oogenesis, तब हमने क्या पढ़ रखा था कि आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल से कवर हो जाता है, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफेन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, फिर ग्रेफेन फॉलिकल का रप्चर होगा तब हमारा ओवम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम दिखा रखी है। ये क्या है, आपकी यूट्राइन इवेंट दिखा रखे हैं, ये हार्मोन इवेंट है, और ये ओवरियन, ओवरियन मतलब जो आपका ओवा है उसके साथ क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, और ये यूट्राइन, यूट्राइन मतलब जो ये दिखा रखी है ना, ये यूट्रस की जो एंडोमेट लाइनिंग है वो दिखा रखी है। तो सबसे पहले मेंसेस होगा, जब आपका मतलब जब आपका मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होगा। देन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आएगा आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या कर रहा होगा आपका, देखो मेंस्ट्रुएशन कब हुआ, जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब आपका मेंस्ट्रुअल वापस से स्टार्ट हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज आया, फॉलिकुलर में फिर एक आपका ओवम तैयार हुआ, बना। उसके बाद ओवुलेशन जब हुआ आपका 14th डे पे, यहाँ पे वहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हाई दिखा रखे हैं, सॉरी एस्ट्रोजन हाई दिखा रखा है, और यहाँ पे क्या होता है आपका LH सर्ज आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद फॉलिकुलर फेज में फिर ओवुलेशन हुआ। अगर ओवुलेशन आपका मतलब हुआ, ओवा रिलीज हुआ और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ल्यूटल फेज तो आएगा। ल्यूटल फेज में क्या रिलीज होगा आपका, प्रोजेस्टेरोन। अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा आपका डीजनरेट हो जाएगा, और फिर आपकी 29 डेज के बाद क्या होगी, एक दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो फर्स्ट डे पे हुई थी, ठीक है। तो होप आपको ये जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये समझ आई होगी। और इसमें 3 फेज आपने मतलब 4 फेज लिख के चलो, अगर आप मेंस्ट्रुअल देखते हो तो मेंस्ट्रुअल फेज आपका कितने डेज के लिए होता है, 3 to 5 लिख दो आप। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 3 to 5 डेज के लिए होता है। फॉलिकुलर फेज आपका 1 to 14 डेज अगर आप लिखना चाहते हो। ओवुलेशन जो होता है आपका 48 आवर्स के लिए क्या होता है ल्यूटियल फेज आपका 1 डेज के लिए, ठीक है। मतलब ल्यूटियल फेज में जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजनरेट होता है उसमें 1 डेज आप लिख के चल सकते हो। बट मेन आपको है कि पॉइंट में लिखना आना चाहिए कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है क्या है, वो एक रिदमिक साइकिल है, किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्राइमेट्स में, जहाँ पे क्या होते हैं आपके चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद प्राइमेट्स में कौन कौन से एग्जांपल थे, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स था। उसके बाद 3 फेज तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखे हैं, बट आप 4 लिखोगे कौन कौन से, मेंस्ट्रुअल फेज, देन आपका
फॉलिकुलर, देन ओवुलेशन, उसके बाद ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज कब आएगा आपका? जब दोनों टाइम में आएगा, कॉर्पस ल्यूटेम दोनों में बनेगा। अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटेम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। अगर नहीं हुआ तो वो डीजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट साइकिल जो होगी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो अब उसके अलावा इसमें क्या बच रखा है आपका? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में जो ये डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपको स्पेस या लाइनिंग दिखा रखी है ना, जैसे जोना पेलुसिडा दिखा रखी है और प्रीवेट लाइन दिखा रखी है, ये ज़रूरी है अगर डायग्राम बनाने को आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में होता क्या है? सबसे पहले ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू द वेजाइना। जब वो वेजाइना में एंटर करता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। एंटर करेगा, जब आपका सीमन जो होगा वो वेजाइना के पास पहुंच जाएगा तो उसको हम इंसेमिनेशन बोलेंगे। उसके बाद लिखा है कि मोटाइल स्पर्म क्या करता है? स्विम रेपिडेटली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू यूट्रस। और कहाँ पे पहुंच जाता है? एम्पुलरी रीजन। जो हमने आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था उसमें हमने एम्पुलरी और स्टमक के बारे में पढ़ा था। तो वो कहाँ पहुंच जाता है? एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। वो कहाँ पे आ जाते हैं? एम्पुलरी रीजन पे आ जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है? जब क्या होगा? ओवम या स्पर्म जो होंगे सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन पे आएंगे। उसके बाद देयर इज अ रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। मतलब हर एक कॉपुलेशन आपका क्या नहीं कर सकता? फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके साइमल्टेनियस टाइम नहीं है तो आपका हर एक जो भी कोइटस है या जो भी आपका कॉपुलेशन है उससे क्या नहीं हो सकता? फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम तो सबको पता है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के साथ में क्या होगा? जो आपका स्पर्म होता है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है? जोना पेलुसिडा लेयर के। उसके बाद हमने एक्रोसोम पढ़ा था ना, तो ये एक्रोसोम ही क्या करते हैं? उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस करते हैं ताकि दूसरा स्पर्म क्या नहीं कर सके? उसको फर्टिलाइज ना कर सके। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो हमने द सेकेंड म्योटिक डिवीजन अब हमने पढ़ रखा था। जब हमने oogenesis पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपके दो म्योटिक डिवीजन होते हैं, एक फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होता है। तो सेकेंड म्योटिक डिवीजन से आपका क्या बन रखा है? सेकेंड पोलर बॉडी बन रखी है और हैप्लॉइड ओवम बन रखा था। Soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote। तो ये डिप्लॉइड जायगोट है। इसका मतलब इसके क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे आपके पास? जैसे गैमेट में 20-23 तो इसमें 46 हो जाएंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। अगर आपने 10th में पढ़ रखा है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मेन ये है कि जायगोट बन गया आपके पास। उसके बाद जो ये यहाँ पे क्लीवेज दिखा रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जायगोट मूव्स थ्रू द स्टमक टू द ओविडक्ट। उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या होंगी? डॉटर सेल फॉर्म होंगी 2 से, फिर 4, 4 से 8, फिर 16। माइटोटिक डिवीजन बोल रहे हैं तो आपके पास माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? आपके पास इक्वेशनल डिवीजन हो रही है कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। तो उसने उसको डॉटर सेल्स में जो डिवाइड हुआ तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर। फिर एन एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर को हम क्या बोल सकते हैं? मोरुला। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि मोरुला में आपके पास कितने ब्लास्टोमियर होते हैं? तो 8 to 16 अगर होंगे तो हम उसको मोरुला बोल रहे होंगे। उसके बाद है मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरुला किस में डिवाइड हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट में। तो आपने जैसे आरबीसी का नाम सुना होगा इरिथ्रोसिस्ट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसिस्ट, वैसे ही आपके पास यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बोल रखा है। एज ए मूव फर्दर इनटू द यूट्रस द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू। तो जो ब्लास्टोमियर्स होंगे इन द ब्लास्टोसिस्ट वो किस अपने आप को किस में अरेंज कर लेंगे? ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में। अब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होगा ना वो किससे अटैच हो जाएगा? इंडोमेट्रियम लाइनिंग से। और जो इनर सेल मास होगा वो किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो दोनों के काम अलग अलग हो जाएंगे। जो ट्रोफोब्लास्ट है उसका काम क्या है? वो एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाएगा और इनर सेल मास अपने आप को डिफरेंशिएट करने लग जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब अपने आप को छोटा छोटा डिवाइड करता रहेगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रेपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स जो हैं वो कवर हो जा रहे हैं किससे? एंडोमेट्रियम के सेल से या लाइनिंग से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। अब है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हमने ज़्यादातर पढ़ना क्या है? आपका जो प्लेसेंटा होता है उसके बारे में पढ़ना है और कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले इम्प्लांटेशन के बाद आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है वो ट्रोपोब्लास्ट पे अपीयर होती है, उनको हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं। विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो किससे सराउंडेड है? यूट्राइन टिश्यू मतलब यूट्रस के टिश्यू से, और मैटरनल ब्लड मतलब मदर की बॉडी का जो ब्लड है उससे।
द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आपको बोलेंगे ना प्लेसेंटा फॉर्म होने में कौन कौन काम करता है, तो आप क्या लिखोगे, क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू। उसके बाद प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो वो फैसिलिटेट क्या करता है, उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, उसके बाद रिमूवल का काम भी करता है। अब यहाँ पे लिखा है प्लेसेंटा is connected to the embryo through umbilical cord which help in the transport of substance and from the embryo. Placenta also act as an endocrine tissue and produce several hormone। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि आपका जो प्लेसेंटा है ना वो एज ए इंडोक्राइन काम कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ हार्मोन जैसे ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जैसे HCG बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये कौन रिलीज कर रहा है, आपका प्लेसेंटा। फिर है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको रिलैक्सिन बोलते हैं, जो सिक्रेट बाय ओवरी, जो ओवरी सिक्रेट करता है। उसके बाद HCG HPL रिलैक्सिन क्या है, ह्यूमन वुमन में कब प्रोड्यूस होंगे, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स के भी नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद एम्ब्रियो क्या करेगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है आउटर लेयर इक्टोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म और एक बीच की लेयर आ जाएगी, उसको मेसोडर्म बोलेंगे। तो वहाँ पे अपनी जो 3 लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी हम एम्ब्रियो है। उसके बाद मेजर फीचर में यहाँ पे बता रखा है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने मंथ्स की होती है, 9 मंथ की। यहाँ पे लिखा होगा कि ह्यूमन बीइंग में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो 1 मंथ में क्या फॉर्म होता है आपके पास, हार्ट। उसके बाद आप आराम से उसकी साउंड सुन सकते हो। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फॉइटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। लिम्ब एंड डिजिट मतलब हाथ पैर और उनके जो उंगलियाँ होती हैं वो उनकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है बननी। उसके बाद लिखा है बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फॉइटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 वीक मतलब आपके 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में क्या हो रहा है, मेजर ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे बोल रहे हैं, 3 मंथ के टाइम को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। उसके बाद फर्स्ट मूवमेंट कब आपको मिलती है, जब आप 5th मंथ में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, मतलब आप लिख सकते हो 4 6 24। तो 6 मंथ में बता रखा है कि जो बॉडी होती है वो फाइन एयर और आईलिड से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, आईलेसेस फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद 9 मंथ में जो होता है आपका फॉइटस जो होता है फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन आएगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या है आपका, जैसे 9 मंथ हुए आपके, उसके बाद क्या होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। अब वहाँ से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी यूट्रस में, जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी आएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी डिलीवरी ऑफ फोइटस को हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कौन इंड्यूस करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये दोनों तरफ से होगा, ठीक है। सिग्नल फॉर्म फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फोइटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है पार्चुरेशन के लिए वो कहाँ से आ रहा है, फुल्ली डेवलप्ड फोइटस से, और जो प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज कहाँ से होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से। और ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो फुल्ली डेवलप्ड फोइटस से भी और मदर पिट्यूटरी से भी आपका क्या हो रहा है, दोनों वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस लीड टू एक्सप्लेशन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन कौन फॉर्म करता है, हमने आपका जो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़े थे उसमें पढ़ रखा था, ठीक है। उसके बाद पार्चुरेशन हो गया। अब आपके पास आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। पार्चुरेशन अलग है, लैक्टेशन अलग है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद दिस हेल्प इन मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्या होता है आपका, एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। उसके बाद
ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होंगे, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके बॉडी में डेवलपमेंट, ताकि रेजिस्टेंस हो सके वो डिजीज़ के खिलाफ, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल उसके लिए ज़रूरी है। देन पार्चुरेशन, फोइटल इजेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो दोनों तरफ से लिखोगे। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, जो आपका सिग्नल होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, फुल्ली डेवलप फोइटस से। उसके बाद प्लेसेंटा से जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करेगा। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, मैटरनल पिट्यूटरी से। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ लिया, ये ज़रूरी है कि कब क्या फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड तक आपका हार्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और डिजिट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड मंथ में क्या हो जाता है, आपका मेजर ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो फर्स्ट मूवमेंट है वो कब मिलने को देखने को मिलती है हेयर की, वो 5th मंथ है। उसके बाद 24 वीक मतलब 6 मंथ हो गया, आपकी बॉडी जो होती है फाइन एयर से कवर्ड हो जाती है। आईलेट्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं। तो ये कब होता है, उनके 6 मंथ। और फिर यहाँ पे जो हमने हार्मोन पढ़े थे ना वो ज़रूरी है। और ट्रोफोब्लास्ट वो डिवाइड कैसे करता है, मतलब क्लीवेज कैसे होता है, मेनली वो ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी था, और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज़ के बारे में या एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। मेंस्ट्रुअल फेज़, आपका फॉलिकुलर ओव्यूलेशन, देन ल्यूटेल फेज़। तो होप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और उसके साथ ये चैप्टर हमारा शायद ख़त्म हो गया है। बाकी जो आपको इस चैप्टर में करना है ना, वो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे ये दे रखे हैं ना, और ये बहुत सारे हैं, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में डायग्राम ज़्यादा ध्यान देना। या तो ग्रेफिन फॉलिकल्स का बनाने के लिए आ जाएगा, या फिर आपका जो अभी मैंने वो दिखा रखा था ना आपको, जिसमें जोना पोलिसिटा लेयर थी, वो वाला आ सकता है। तो होप आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला होगा, तो वो 1 या 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जेनेटिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।